हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए पिशाचिनी सिद्धि की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। पिशाचिनी सिद्धि। ऐसा माना जाता है कि पिशाचिनी ये एक अलग ही योनि है। चुड़ैल, प्रेत, डायन और भूत से पिशाचिनी अलग होती है। ये ना तो डायन होती है, ना चुड़ैल होती है, ना प्रेत होती है और ना ही ये यक्षिणी होती है। पिशाचिनी काली शक्तियों की देवियाँ होती हैं जिन्हें सिद्ध करके मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति करता है। माना जाता है कि पिशाचिनियों को सिद्ध करना पिशाच की अपेक्षा बेहद आसान होता है। पिशाचिनी चंचल स्वभाव की होती है और सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनी सिद्धि के लिए 11 या 11 से अधिक दिन लग जाते हैं, जिसमें एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जिसके उच्चारण के पश्चात ही आप पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं और कई शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनियाँ चंचल स्वभाव की होती हैं, इसलिए वो रूप बदलकर मानवों के बीच घूमती हैं और वो मानव को प्रभावित करने से नहीं चूकती। पिशाचिनी की अपेक्षा पिशाचों को सिद्ध करना बेहद कठिन कार्य होता है और वो चंचल स्वभाव के नहीं होते और मानव से दूर ही रहते हैं। पिशाचिनी सिद्धि आसान है, पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि कई लोग इस सिद्धि को सिद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना भी सरल नहीं है। पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए 11 दिन लगते हैं, जिसमें आप ना तो मंत्र का उच्चारण रोकते हैं, ना ही उस स्थान को छोड़ते हैं, ना नहाना किया जाता है, ना उठकर मल मूत्र त्यागा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पिशाचिनी को सिद्ध करते करते कई लोग प्राण त्याग देते हैं। पिशाचिनी सिद्धि से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं। इस प्रकार की सिद्धियों से मनुष्य जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसी सिद्धियाँ प्राण घातक होती हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था और खिली खिली धूप थी। सुबह सुबह पत्तों पर पड़ी ओस को जब सूरज की किरणें छू रही थी, अत्यधिक मनोरम लग रहा था। ऐसा दृश्य सर्दियों में सुबह सुबह अक्सर देखने को मिल जाता है। पर सर्दियों की सुबह उठता कौन है जनाब? चलिए माना उठ भी जाए, पर बाहर कौन निकलता है? भारत में तो सर्दियाँ वैसे ही बड़ी बेदर्द होती हैं, पर हिमाचल की सर्दियाँ, उफ, क्या कहना। हिमाचल में तो सर्दियों में हवाएं और भी बेदर्द हो जाती हैं। हड्डियों को कपकपा देने वाली वो सर्द हवाएं अक्सर ही मन को डरा देती हैं बाहर निकलने से। राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैनेजर था। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आए थे। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आना हुआ और ना तो हिमाचल में उनका कोई रिश्तेदार रहता था, ना ही उन्होंने कोई घर ढूंढा था। ये पता चलते ही कि राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा, तो दोनों ने पैकिंग कर ली राजन के लिए। होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करना बाकी है। उसका ट्रांसफ़र हिमाचल में हो गया था। उसके पूरे परिवार को बाद में आकर उसके साथ ही रहना था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी है। अपने पिताजी को तो राजन ने बहुत पहले ही खो दिया था। वो करीब 15 साल का था। उसके पिता सरकारी अधिकारी थे। एक दिन वो अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वो वहीं गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण बहुत सारा खून बह गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचाए गए, तब तक उन्हें अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजन की माँ पर मानो जैसे बिजली गिर गई हो। अचानक हुए पति की मौत को वो सह नहीं पाई और ज़मीन पर धड़ाम से गिरी। पर राजन 15 साल का था। बेशक वो कमा नहीं सकता था, पर वो ये सब समझ सकता था कि स्थिति क्या है। उसने अपनी माँ को संभाला। कुछ समय बाद जब उसकी माँ संभल चुकी थी, तब उसके पिता के ऑफिस से कोई आए, जिन्होंने उनकी माता को नौकरी करने का परामर्श दिया। उनके पिता की नौकरी पर उनकी माँ को नौकरी मिल गई। जिनकी माता बहुत पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्हें उनके पति के स्थान पर नौकरी में रख लिया गया। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर उससे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं
मुझे अगर घर लेना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? रिसेप्शनिस्ट: आई एम वेरी सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। राजन काफ़ी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वो कहाँ से किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल के कमरे में चला गया। अभी काफ़ी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगवाया। राजन ने सोचा कि कहीं ना कहीं तो अखबार में कोई तो एडवर्टाइजमेंट आया ही होगा। वैसे भी राजन को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना भी। राजन अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसे 5वें पेज में आखिर में दाहिनी तरफ एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। उस पर लिखा था हरमिंदर सिंह प्रॉपर्टीज़ ब्रोकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक करा ली। एडवर्टाइजमेंट में जो पता दिया गया था वो पता बहुत दूर का नहीं था। होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो एजेंसी थी। राजन फटाफट रूम सर्विस को फ़ोन करता है और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगा लेता है। ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल जाता है। एजेंसी जाने के लिए राजन ने एक टैक्सी हायर की और वो एजेंसी के सामने खड़ा था। थोड़ी देर में राजन ने ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरमिंदर सिंह: हाँ जी आइए, मेरा नाम राजन है, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। हाँ जी बोलिए बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हरमिंदर जी, मैं हिमाचल में नया नया आया हूँ। हिमाचल में मेरी जान पहचान का भी कोई नहीं रहता, तो हिमाचल की मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है और कुछ ही समय बाद मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आने वाला है, तो मैं यहीं पर एक घर लेकर रहने की सोच रहा था। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर दिखा सकते हैं जहाँ पर मैं और मेरा परिवार रह सके? हरमिंदर सिंह: राजन जी, फ़िलहाल तो मेरी नज़र में ऐसा कोई घर नहीं है, पर जब होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही प्रॉपर्टी एजेंसीज़ को जानता हूँ। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मुझे अखबार में मिला था, तो वहाँ तक आया हूँ। बड़ी उम्मीद है आपसे सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कुछ। हरविंदर सिंह कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने बोला, एक घर है आपके पास, अगर समय है तो बोलिए, अभी हम चलते हैं। वो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है वो घर। राजन सोचने लगा कि जितनी जल्दी हो सके देख लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी देख लेगा वो इस बात से निश्चिंत हो जाएगा और अपने ऑफिस भी आराम से ज्वाइन कर पाएगा। राजन हरमिंदर सिंह की बात मान गया। राजन और हरविंदर जी दोनों घर देखने के लिए निकल पड़े। हरमिंदर जी राजन को ये घर नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि इस घर के आसपास एक जंगल था और वहाँ कई लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। ऐसा माना जाता था कि घर के आसपास कई लोग गए हैं जो कि कभी वापस लौट कर नहीं आए। ना तो उनकी कोई लाश ही मिलती है, ना ही उनका कोई पता मिलता है। वो कब कहाँ कैसे गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। वो दोनों लोग अब घर के पास पहुँच गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में ज़रूरत के हिसाब से अधिक ही था और खूबसूरत भी। ग्राउंड फ्लोर का बनाया घर 4 कमरों का था। बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। कमरों के दरवाज़ों के आसपास कई खंभे लगे हुए थे, जो कि पूरे हॉल को उन कमरों से थोड़ा अलग दर्शाते थे। सभी कमरों के दरवाजे इस तरीके से बने थे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बेहद आसान था। घूमकर आपको नहीं जाना पड़ता था। कमरों की दीवारों का रंग हल्का पीला था। एक बड़ा सा किचन जिसका रंग गुलाबी था। वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई थी। पूरे घर के फ्लोर पर अच्छे खासे टाइल्स लगाए हुए थे। कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां की सुंदर डेकोरेटिव बल्ब और लाइट का इस्तेमाल किया गया था। घर बनाने वाले ने बेशक ये छोटा सा घर बनाया था, पर घर बेहद खूबसूरत बनाया था। मानो घर बनवाने में उसने अपने घर बनाने के सभी अरमान पूरे कर लिए हैं, जैसे कोई प्यार से अपना घर बनाता है। कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे। अब राजन और हरमिंदर सिंह जी घर की छत पर खड़े थे। घर की छत का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। इस वक्त शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और अपनी लालिमा को आसमान के पर्दे पर बिखेर रहा था। आसमान भी सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल सिंदूरी हुआ जा रहा था और उसके साथ साथ पहाड़ों का नज़ारा तो उसे अत्यंत ही मनोरम बना रहा था। राजन को घर बहुत पसंद आया। वैसे उसे उतना पसंद ना भी आता, पर फिर भी वो उसके लिए हाँ कर देता, क्योंकि राजन हिमाचल में नया नया आया था और उसके लिए ये घर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी और उसे जल्दी ही ऑफिस भी ज्वाइन करना था। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और उसे घर दिखाने लगा। निधि के साथ वहाँ उस वक्त उसकी माँ भी बैठी थी।
उन्होंने भी निधि के साथ घर देख लिया। उन दोनों को भी वो घर बहुत पसंद आया। राजन ने हरमिंदर सिंह जी से पेमेंट की बात की और घर को पक्का कर दिया। क्योंकि घर पक्का हो गया था तो राजन ने सोचा कि वहीं शिफ्ट हो जाए। माँ निधि बाद में आ जाएंगे। उस घर के सामने एक घर और था। राजन ने उस घर के बारे में हरमिंदर जी से नहीं पूछा। उस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। राजन अभी आगे के कमरे में बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे कॉफ़ी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ठंड है, काश निधि यहाँ होती, वो मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाती, मुझे कॉफ़ी खुद ना बनानी पड़ती। अचानक से राजन की नज़र सामने के घर पर गई। राजन ने देखा कि उस घर में रोशनी थी। उस रोशनी की वजह से उसे उस घर की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई किसी औरत की थी। खुले लंबे बाल। परछाई से वो अंदाज़ा लगा रहा था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियाँ, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं समझ पाया। राजन ने मन में ख्याल किया कि जब उसने वो घर सुबह देखा था तो उस घर पर ताला लटक रहा था। फिर उसने सोचा कि कहीं गए रहे होंगे, आ गए होंगे वो लोग। मानवीय स्वभाव है, मन में प्रश्न आ ही जाते हैं। राजन ने सर झटक कर अपने मन के ख्याल को निकाल दिया। वो फिर से निधि के ख्यालों में खो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन तो नहीं था, इसलिए उसने फूड सर्विस में फ़ोन कर घर पर ही खाना मंगवा लिया। काफ़ी रात हो चुकी थी। राजन ने खाना खा लिया था। वो सोने जा रहा था। सोने से पहले उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना पहले निधि से एक बार बात कर ली जाए। राजन ने निधि को फ़ोन लगाया। हेलो, सो रही हो क्या? सो रही होती तो आपका फ़ोन कैसे उठाती? कैसे हैं आप? राजन, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो और माँ कैसी है? तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, हम भी ठीक हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। माँ सो गई है। ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। सोच रहा हूँ घर मिल गया है तो कल से ही सही ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो, गुड नाइट। राजन सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गया और उसने अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगा दी। राजन के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना इसलिए भी आसान हो गया था क्योंकि उसने उसी शहर में घर लिया हुआ था जहाँ पर उसका ऑफिस था। ऑफिस में कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। काम में व्यस्त रहते रहते राजन का वक्त कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। शाम हो गई थी और राजन अब घर के लिए निकल गया था। उसने रास्ते से ही रात के खाने के लिए कुछ खरीद लिया था क्योंकि वो आज भी खाना नहीं बनाने वाला था। राजन के मन में ख्याल आया था कि उसे अभी यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, उसे होटल में ही रुक जाना चाहिए था। जब माँ और निधि आती तभी वो उस घर में उन लोगों के साथ जाता। राजन घर पर पहुँच गया था। वो खाना निकाल रहा था कि उसके मन में निधि का ख्याल आया कि कैसे निधि उसके लिए खाना परोसा करती थी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो माँ और निधि के साथ था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन के मन में अनेकों ख्याल आने लगे। इतनी रात को कौन आया होगा? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, मेरा कोई परिचय कभी नहीं था और कोई ऐसा परिचय वाला भी जो आने वाला हो ऐसी कोई खबर नहीं थी मुझे। इतनी रात को कौन होगा? राजन अभी अपने ख्यालों में डूबकर उतरा ही था कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी। लंबे लंबे काले घने बाल थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल खनखनाती चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, आँखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक लंबे पतली सी नाक। चेहरे का आकार लंबा, रंग गोरा। उसे देखते ही मानो राजन के होश उड़ गए। राजन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। राजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। राजन को हंसने की आवाज़ आई। राजन ने कुछ असहज महसूस किया और फिर हकलाते हुए कहने लगा, जी आप कौन? उसने जवाब दिया, जी मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। मैंने सुबह सुबह आपको देखा था। कल आप यहाँ नए नए आए हैं और अकेले हैं तो खाना नहीं बना पाए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। राजन, जी धन्यवाद। राजन ने उन्हें कहा कि खाना तो मैंने नहीं बनाया पर मैं बाहर से लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। आप अंदर आइए ना। पायल की छनछनाती आवाज़ के साथ माया ने राजन के घर में कदम रख दिए थे। माया आंखें भरे पूरे घर को देख रही थी, मानो
वो अपनी आंखों में पूरे घर को समा लेना चाहती हो। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए, क्या लेंगी आप? माया ने पहले राजन को घूरा, उसके बाद वहीं पड़े कुर्सी पर बैठकर कहा, कुछ नहीं, मेरा घर पास ही में है, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। उसने मुस्कुरा कर अभिनंदन किया और चली गई। राजन निधि के ख्यालों से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब माया को पहली बार देखना ही उसके अंदर इतने बदलाव को ला गया। माया मानो उसके दिल पर छा गई थी। यही तो माया भी चाहती थी, इसीलिए तो वो राजन से मिलने आई थी और राजन के निमंत्रण को स्वीकार करने भी। सुबह हो चुकी थी। राजन अभी भी कमरे में सोया था तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी, जिसके कारण राजन की नींद उड़ गई। राजन अंगड़ाई लेता हुआ उठने लगा और आंखों को मसलने के बाद वो बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने खिड़की खोली तो उसके घर के सामने एक घर बना हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उनके पीछे से पहाड़ दिखाई दे रहे थे। सुबह सुबह ऐसा नज़ारा देखते ही राजन की नींद तो खुली ही, बल्कि उसकी मुस्कुराहट भी खिल गई। ऐसे नज़ारे वाकई बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसे नज़ारे मुझे, आपको, हम सभी को पसंद आते हैं। राजन बिस्तर से उठा और अपनी जैकेट पहनी। इसके बाद राजन किचन में गया। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। उसने अपने हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़ा और उसे लेकर वो एक चेयर लाकर खिड़की के सामने आकर बैठ गया और कॉफ़ी पीते पीते वहाँ के नज़ारे का आनंद लेने लगा। राजन ने निधि को वीडियो कॉल किया। उसे बात करने के बाद वो तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। घर से निकलने के बाद राजन ने पहली बार देखा कि उसके घर के सामने एक घर है और घर के दाहिनी तरफ एक चौड़ी सी सड़क जाती है। बाईं तरफ एक घर है। सड़क के उस तरफ एक मंदिर बना हुआ है और उस तरफ एक कतार में कई सारे घर बने हुए हैं। लेकिन राजन के अगल बगल आस पड़ोस की बात की जाए तो उसके आस पड़ोस में ज़्यादा घर नहीं बने थे। बस सामने एक ही घर बना हुआ है और उसके आसपास पेड़ पौधे, कुछ पार्क वगैरह बने हुए हैं। ऑफिस में काम करते करते पूरा दिन कब निकल गया राजन को पता ही नहीं चला और अब अंधेरा होने लगा था। वैसे भी सर्दियों के दिनों में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाता है। दिन छोटे और रातें लंबे हो जाती हैं। राजन ने अपने कैबिन को समेटा और घर की ओर निकल पड़ा। अब तो राजन को वहाँ रहते हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। राजन ने ऑफिस को समेटा और घर के लिए निकल गया। राजन के घर में कोई नहीं था तो खाना बनाने के लिए भी उसने सोचा कि कुछ पैक करवा लेगा रास्ते से। रास्ते में जाते हुए होटल पड़ते थे। राजन ने खाना पैक करवाया और घर की तरफ निकल पड़ा। राजन अब अपने मोहल्ले में पहुंच चुका था और घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि घर के बाहर एक लड़की टहल रही है। लड़की ने राजन को देखा और मुस्कुराने लगी। राजन ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। वो राजन की ओर आगे बढ़ी और कहा, हेलो, मेरा नाम अनामिका है। मैं ही आपके पड़ोस में रहती हूँ अपने माँ पापा के साथ। आपका नाम क्या है? इस लड़की ने बेबाकी से राजन से पूछा। पहले तो राजन उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। यकीन ही नहीं हो रहा था वो हिमाचल में आया है। उसे लगा कि वो किसी बड़े शहर में है। वो छोटी सी लड़की इतनी बेबाकी से बात कर रही थी इतनी रात को, और उसे राजन से डर भी नहीं लग रहा था। मेरा नाम राजन है और मैं यहाँ नया नया हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। अनामिका, हाँ मैंने देखा है आपको। पीहू पीहू। अनामिका, मैं चलती हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है। वो मुझे प्यार से पीहू बुलाते हैं। राजन मुस्कुरा दिया, जैसे वो जाने की अनुमति दे रहा हो। अनामिका वहाँ से चली गई। राजन अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। अचानक सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। एक तो घुप अंधेरा और उस पर लाइट का चला जाना। राजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर कर भी क्या सकता था। उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और अपने घर की ओर चल पड़ा। राजन ने अपने घर का ताला खोला, घर में दाखिल हो गया, सामान रखा कि अचानक बिजली वापस आ गई। बिजली के वापस आते ही राजन ने राहत की सांस ली। वो काफ़ी थक चुका था, इसीलिए पहले जाकर सोफे पर बैठकर आराम करने लगा। राजन कुछ देर बीतने के बाद गया और उसने अपना हाथ मुंह धोया, अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। राजन के कानों से जब दरवाजे की घंटी टकराई तो वो चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा और उसके मन में सवाल आया कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। राजन दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि सामने दरवाजे पर पीहू खड़ी है। अरे पीहू, इस वक्त यहाँ?
हाँ, वो मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई थी। आप अकेले रहते हैं ना यहाँ पर? पीहू की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। उसकी आवाज़ में मानो जादू था। राजन मंत्रमुग्ध हो गया उसकी आवाज़ सुनकर। उसकी आवाज़ में सिर्फ मधुरता न थी बल्कि एक खनक थी। वो बोलती थी तो ऐसा लगता था कि पायल की झनकार हो रही है। पीहू ने फिर से कहा, क्या हुआ? पीहू के फिर से कहने से राजन तंद्रा से बाहर आया। उसे होश आते ही उसने कहा, हाँ हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। अरे अंदर तो आओ। राजन ने औपचारिकता दिखाई। पीहू भी राजन के घर में दाखिल हो गई। पीहू आंखें फाड़े राजन के घर को गौर से देखने लगी। वो काफ़ी छोटी थी उम्र में। अंदाज़न उसकी उम्र रही होगी करीब 17-18 साल। देखने में वो बेहद खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उसमें सारी दुनिया समा गई हो। आंखों की पुतलियों का रंग गहरा काला था, गहरा काला जैसे अमावस की रात। उसके बाल बहुत लंबे थे, लंबे, घने और एकदम गहरे काले रंग के, साथ ही साथ रेशमी भी। पीहू का चेहरा गोल था और उस पर एक छोटी सी नाक और 2 गुलाबी होठ। अरे, वो कहानी सुनी है ना स्नो वाइट की, वैसे ही दिखती थी पीहू। न ज़्यादा दुबली न मोटी। उसकी छोटी उम्र उसके रूप में 4 चांद लगा देती थी। एक अलग ही खूबसूरती होती है लड़कियों की जब वो किशोरावस्था की ओर बढ़ती हैं। पीहू भी अभी इसी दौर से गुजर रही थी, तो उसका आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचता था। राजन ने औपचारिकता में पीहू से पूछा, कॉफ़ी लोगी? कॉफ़ी पीती हो तुम? नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मैं बैठ जाती हूँ, आप पी लीजिए। पीहू का मासूमियत भरा जवाब सुनकर राजन मुस्कुरा दिया। वो कॉफ़ी लेकर आया और सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद वो वहाँ से चली गई। पीहू आई थी तो राजन को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राजन अपने घर में अकेला था और उसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। जॉब के चलते राजन को यहाँ अकेले आना पड़ा। दरवाजे की घंटी बजी। राजन बार बार दरवाजे की घंटी बजने से परेशान हो रहा था। वो फिर दरवाज़ा खोलने गया तो उसने देखा कि बाहर माया खड़ी है। अरे मिसेस माया, आप इस वक्त? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राजन ने माया को अंदर आने का निमंत्रण दिया। माया अंदर आकर बैठ गई। माया काफ़ी गंभीर लग रही थी। उसने घर को गौर से देखा। उसने फिर राजन को देखा। मिस्टर राजन, मैं इससे पहले भी कई बार आपके घर आ चुकी हूँ, लेकिन अब तक मैंने आपको जो बात नहीं बताई वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कृपया कर आप रात को बाहर ना निकला करें। मैंने आपको कई बार खिड़की से बाहर रात में जाते हुए देखा है, तो कृपया कर रात में खिड़की को बंद ही रखें और रात में किसी को घर में आने का निमंत्रण ना दे और दरवाज़ा बंद रखे। राजन को माया की बात थोड़ी अजीब लगी और वो मन ही मन हंस भी रहा था कि ये कैसी बातें कर रही हैं। पर उसने माया से पूछा, माया जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मिस्टर राजन, ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में अक्सर कई खतरे देखे गए हैं, जैसे कि जंगली जानवर और कई रूहों के भटकने की भी बातें अक्सर पहाड़ी इलाकों में सुनी जाती हैं। पहाड़ों में अक्सर उनकी आवाज़, चीखें और सिसकियाँ सुनी जाती हैं। तो अगर आप आत्मा में यकीन नहीं रखते तो जानवरों से बचाव के लिए ही सही, कृपया कर आप उन खतरों से अपने बचाव के लिए ही सही घर के अंदर रहे और रात में किसी को घर के अंदर ना आने दे। माया ने अपने हाथ में एक दुर्गा जी की मूर्ति ली हुई थी। उसने वो मूर्ति मिस्टर राजन को पकड़ा दी और कहा कि मैंने देखा है कि आपके घर में अभी कोई मंदिर नहीं है और आपने किसी भगवान की मूर्ति को भी अपने घर में स्थापित नहीं किया है, इसलिए मैं दुर्गा जी की मूर्ति आपके लिए लेकर आई हूँ। दुर्गा जी शक्ति का प्रतीक है, ये आपकी रक्षा करेंगी। राजन ने दुर्गा जी की मूर्ति ले ली और उसे अपने कमरे के टेबल पर रख दिया। राजन जी, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। माया घर से चली जाती है और राजन दरवाज़ा बंद करके वापस आकर बैठकर खाना खाने लगता है। राजन खाना खाते हुए निधि के बारे में सोचने लगता है। खाना खत्म हो जाता है और वो निधि से बात करने लगता है। हेलो निधि, कैसी हो? हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं? कल की छुट्टी ले रखी है ना आपने? कल हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर। मेरा भी खाना हो गया, बस अभी अभी। हाँ, छुट्टी ले रखी है। तुम लोग दोपहर तक आओगे ना? हाँ, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। आप टाइम से पहुँच जाइएगा स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए। हाँ हाँ, टाइम से पहुँच जाऊँगा पक्का, तुम लोगों से पहले ही पहुँच जाऊँगा। निधि यार, बहुत याद आ रही है तुम लोगों की। राजन को तंग करते हुए निधि कहती है, माँ की याद आ रही है या मेरी? और वो हंसने लगती है। इधर राजन भी मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या यार निधि, तुम भी ना परेशान करने से बाज नहीं आओगी। तुम दोनों की याद आ रही है
अकेला पड़ गया हूँ यहाँ पर। अब अकेले कहाँ जनाब, अब तो कल ही हम लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है, सोते हैं। बात करते करते कुछ देर हो जाती है। उसके बाद राजन फ़ोन रख देता है और निधि भी सो जाती है। अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी रात को कौन होगा? फिर से राजन के मन में ख्याल आने लगते हैं। राजन दरवाजे पर लगे लेंस से झांक कर देखता है तो मिसेस माया खड़ी थी। राजन दरवाज़ा खोलता है। मिसेस माया, आप इतनी रात को? माया राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसा के कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर वो बात तो अधूरी ही रह गई, इसीलिए वापस आई हूँ। माया के इस तरह कहने से राजन कुछ असहज भी महसूस करता है और उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। माया एक बार फिर राजन के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे मिस्टर राजन? हैरानी से मिसेस माया की ओर देखता है राजन और हकलाते हुए कहता है, हाँ मिसेस माया, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास काम था आपको? ओह कम ऑन मिस्टर राजन। माया अपने हाथ से राजन को हल्का सा धक्का देती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। माया वहाँ पर रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है। राजन भी वहीं रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और माया को देखता है कि जैसे वो कुछ कहने वाली हो। माया उठकर राजन के करीब आती है। वो राजन के पास बैठ जाती है। राजन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। माया का एक हाथ राजन के सीने पर था और दूसरा हाथ उसकी उंगलियां राजन के चेहरे पर थी और माया का चेहरा और आंखें सिर्फ राजन पर टिकी हुई थी। वो एकटक राजन को देखे जा रही थी और राजन भी एकटक माया को। राजन की आंखें बड़ी हो गई थी। राजन इतने करीब से माया के चेहरे को देख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अजीब और असहज महसूस कर रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माया उसके इतने करीब है। राजन की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। माया तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग की अप्सरा की तरह। माया का लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी काली काजल से भरी आंखें, लंबी पतली सी नाक, दो मध्य आकार के होंठ जिन पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। माया का रंग बहुत गोरा था, मानो सफ़ेद में हल्का सा लाल रंग मिला दिया गया हो। उस पर माया ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके कारण उसका गोरा बदन और भी निखर के आ रहा था। राजन को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वर्ग की अप्सरा उसके इतने करीब कैसे आ गई। राजन माया को ऐसे देखकर भूल गया कि वो शादीशुदा है। माया राजन के करीब आने लगी, जबकि वो भी शादीशुदा है और राजन भी। राजन की सांसों की गति बहुत बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज़ गति से कोई रेल पटरी पर दौड़ी जा रही हो। वो अपनी धड़कन को महसूस कर पा रहा था और उसे सुन पा रहा था। राजन ने माया को खुद से हल्का सा दूर करके कहा, माया जी, ये सब गलत है, हम दोनों शादीशुदा हैं। तो माया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली उसके होठ पर रख उसे चुप होने का इशारा किया। राजन के माथे पर पसीना आ चुका था। माथे का पसीना टपक कर आंखों के पास से गुजरता हुआ गालों पर होते हुए गर्दन पर जा पहुंचा था और अचानक उसने देखा कि माया उसके और करीब आ रही है। माया उसे गर्दन की ओर जा रही थी और वहाँ उसने अपने अधर रख दिए। राजन की आंखें बंद हो गई। वो माया को महसूस कर रहा था, माया के सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी की आवाज़ जैसे ही राजन के कानों से टकराई तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने माया को एक तरफ किया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठा। राजन ने देखा सब कुछ सही है। राजन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसे यकीन नहीं हो रहा था। राजन ने अपनी आंखें मसली और एक बार फिर से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। राजन को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और वो वहीं गर्त में जा गिरा हो। राजन जहाँ था वहीं जम गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके सोचने समझने की, हिलने की क्षमता एकदम खत्म हो गई। राजन, अचानक ही उसको ख्याल आया। उसने अंदर की तरफ देखा। राजन के चेहरे का रंग अब भी उड़ा हुआ था। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। राजन मन ही मन सोच रहा था, माया तो अंदर थी। माया अंदर है तो ये कौन है? ये माया है तो वो कौन थी? मिसेस माया अभी भी दरवाजे पर कैसे खड़ी हो सकती हैं? मिसेस माया, मिस्टर राजन, मिस्टर राजन। माया के ऐसे बार बार बुलाने पर राजन होश में आया। राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी ने खींच के तमाचा मारकर होश में लाया हो। जी जी मिसेस माया। राजन फुर्ती के साथ पीछे पलटता है देखने के लिए
कि जो पीछे है वो कौन है, पर वहाँ कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी अभी यहीं थी, मेरे इतने करीब कि मैंने उन्हें महसूस किया, पर अब वहाँ कोई नहीं है। राजन अपने मन के ही विचारों में उलझा जा रहा था। ये क्या हो रहा है? मिसेस माया सच में थी या मुझे वहम हुआ? और अगर वहम हुआ भी है तो मेरे ख्यालों में मिसेस माया क्यों आई, निधि क्यों नहीं आई? राजन ने सोचा कि मिसेस माया से कुछ बोलने से पहले एक बार पलटकर फिर से देख ले, पर उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मिस्टर राजन, मैं ये देखने आई थी कि आप मेरी कही हुई बात को कितना गौर से समझ रहे हैं, पर मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं मेरी बात को लेकर। खैर, आपको एक माता जी की मूर्ति दी थी मैंने, आपने रख ली है ना? हाँ हाँ मिसेस माया, मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति रख ली है, वहीं टेबल पर रखी। ऐसा कहते हुए राजन टेबल की ओर पलटने लगा और राजन ने पलट कर देखा, वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। मिस्टर राजन, वहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मूर्ति वहीं तो रखी थी, आखिर मूर्ति कहाँ चली गई? कोई बात नहीं मिस्टर राजन, आपने जल्दबाजी में कहीं रख दी होगी, आप भूल गए होंगे। खैर, कल आपकी पत्नी और आपकी माँ आ रहे हैं ना? जी जी मिसेस माया, कल मेरी माँ और मेरी पत्नी निधि आ रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। माया वहाँ से चली गई। माया तो चली गई, पर बहुत सारी पहेलियाँ छोड़कर चली गई। राजन अभी भी उन्हीं में उलझा हुआ था, अभी भी खुद से ही सवाल करे जा रहा था, और जितना सवाल करता वो उतना ही उलझता जा रहा था। उसके मन में ऐसे सवाल उठ रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। माया अगर बाहर थी तो अंदर कौन था, और अगर माया अंदर थी तो बाहर कौन खड़ा था? क्या मैं माया जी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ? क्या उनके यहाँ ना होते हुए भी मैंने उन्हें महसूस किया? ये सब बहुत गलत है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, और वो भी मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो एक शादीशुदा संभ्रांत परिवार की महिला है। माया ने मुझे माता जी की मूर्ति दी थी, मूर्ति कहाँ चली गई? मैंने तो मूर्ति वहीं टेबल पर ही रखी थी। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पीहू खड़ी थी। पीहू, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, मैंने आपको बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए आई हूँ। ये जो माया आंटी है ना, जो अभी आपके घर आई थी, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। ये आप और हमारे जैसी नहीं है। पीहू की बात सुन राजन हैरान हो भाव सिकोड़े उसे देखने लगा और उससे पूछा, हमारे जैसी नहीं है से क्या मतलब? अंकल, माँ कहती है ना कि माया आंटी किसी और दुनिया की है, किसी और दुनिया से आई है, इसलिए इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। राजन ने पीहू की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजन मन ही मन सोचने लगा कि बच्ची है, माँ ने कुछ भी कह दिया और ये अपनी माँ का विश्वास करती है। पीहू का दिल रखने के लिए राजन ने यूं ही कह दिया कि ठीक है बेटा, तुमने जो कहा मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू बेटा, पर इतनी रात गए तुम घर से बाहर मत निकला करो, अपना ध्यान रखो। पीहू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चली गई। सोचते सोचते काफ़ी टाइम भी हो गया और राजन का सर चकराने लगा। राजन ने सोचा कि कल माँ और निधि दोनों को लेने जाना है, आराम भी ज़रूरी है, इसीलिए राजन सोने लगा। वो गहरी नींद में चला गया था। राजन के बगल में माया लेटी हुई थी। राजन ने देखा कि वो एकटक उसे ही देखे जा रही है। वो घबरा गया और उसका शरीर पसीने से भीग गया। राजन को इस वक्त कुछ भी सपने जैसा महसूस नहीं हो रहा था, उसे सब हकीकत ही लग रहा था। उसकी सांसें तेज़ चलने लगी और चेहरे पर पसीना आ गया। माया राजन के और करीब आई। उसने माया को जैसे ही धक्का दिया तो वो एक झटके के साथ नींद से उठा। राजन ने पसीना पोंछा। राजन उठ के किचन की तरफ गया और पानी का ग्लास लेकर वापस आया। वो बिस्तर पर बैठकर पानी पीने लगा। राजन ने एक लंबी सांस ली और राहत की सांस छोड़ी। उफ, थैंक गॉड, सपना था यार, मैं तो डर ही गया। नींद अब राजन की आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए एक किताब उठाकर पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। सूरज की किरणों ने राजन के कमरे में दस्तक दी। राजन की बंद आंखों पर जब सूरज की किरणों की रोशनी और गर्माहट पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। राजन अंगड़ाई लेता हुआ उठा और कल रात के बारे में सोचकर उसे हंसी आने लगी। बाप रे यार, कैसा सपना था। राजन ने घड़ी की तरफ देखा। अभी तो सुबह ही हुई थी। निधि और माँ को आने में अभी बहुत टाइम है और स्टेशन भी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। जाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राजन मन ही मन सोचने लगा। राजन किचन में गया, अपने लिए कॉफ़ी बनाई और निधि को फ़ोन किया। हेलो निधि,
तुम लोग निकल चुके हो ना? कहाँ पहुँचे हो तुम लोग? हम लोग अभी वहाँ 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। अच्छा ठीक है, मैं भी बस तैयार होकर निकलता ही हूँ। देखिए देर मत करिएगा, इंतज़ार ना करना पड़े। राजन ने आश्वासन देते हुए कहा। अरे नहीं यार, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मैं समय से पहुँच जाऊँगा। कॉफ़ी पीकर राजन फ्रेश होने चला गया। उसके बाद तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल गया। राजन रेलवे स्टेशन पहुँच चुका था। निधि की ट्रेन को आने में अभी 20 मिनट थे। राजन वहीं बेंच पर बैठे बैठे इंतज़ार करने लगा। राजन के बगल में एक बुज़ुर्ग अंकल थे। अंकल, पुत्र जी क्या समय हो रहा है? तुसी इत्थे नए नए आए हो कि? हाँ जी अंकल जी, मैं नया नया यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। लगभग 1 महीना हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। किस जगह शिफ्ट हुए हो पुत्र जी? इसी शहर में अंकल जी, कांगड़ा में। बढ़िया है। कौन से मोहल्ले में रहते हो? राजन ने हैरान होते हुए उस बुज़ुर्ग को जवाब दिया। जी नूरपुर। अंकल जी राजन से थोड़ा दूर हटकर बैठे। उन्होंने एक फीकी सी मुस्कान दे दी। राजन को ये सब बहुत अजीब लगा। अभी तो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, अभी अचानक ही दूर हटकर बैठ गए। इतने में ही निधि की ट्रेन भी वहाँ पहुँच गई। राजन ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ट्रेन आ चुकी थी तो राजन ट्रेन की तरफ आनन फानन में भागने लगा। राजन बोगी S3 के आगे खड़ा था, जिसमें निधि और उसकी माँ आ रहे थे। निधि की ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक चुकी है। निधि और राजन की माँ दोनों ट्रेन से उतर चुके थे। राजन उनके पास जाता है और माँ के पैर छूता है, सामान को उठाता है और दोनों को चलने का इशारा करता है। वो लोग स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और एक टैक्सी करते हैं। टैक्सी बुक करने के बाद वो लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। टैक्सी घर के गेट पर आकर रुकती है। तीनों लोग उतरते हैं। राजन टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए अपनी दाहिनी जेब में हाथ डालता है। इधर माँ और निधि दोनों घर को बहुत ध्यान से देख रही हैं। चाबी निधि के हाथ में है। निधि आगे बढ़कर चाबी से घर को खोलती है, दरवाजे को धक्का देती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अब ये क्या, यहाँ तो आते ही लाइट चली गई। बेटा ज़रा मोबाइल की लाइट ऑन कर। टैक्सी वाले को पैसे देकर राजन बाकी बचे पैसे लेकर माँ को जवाब देता है। हाँ माँ, अभी आया। राजन मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और तीनों लोग घर में अंदर जाते हैं। राजन मोमबत्ती लाकर जला देता है। राजन मोमबत्ती की हिलती हुई लौ को देखकर कहता है, आज कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है। हवा से पर्दे भी उड़ रहे थे, पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है क्या बेटा? राजन की माँ ने कहा। नहीं, आज दूसरी बार ही गई है। वैसे जाती तो है पर बहुत देर के लिए नहीं जाती। राजन कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसे हमेशा की तरह लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यहाँ आने के कुछ दिन बाद से ही राजन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई नज़रें जो उस पर हमेशा बनी हुई है जब भी वो इस घर के अंदर दाखिल होता है। राजन इधर उधर देखने लगा। राजन को ऐसा करते देख निधि ने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ। राजन ने जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही। सब लोग थके हुए थे, इसीलिए राजन ने रास्ते से ही कुछ खाने के लिए पैक करवा लिया था। माँ और निधि दोनों फ्रेश होकर आ गए थे। सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। थके होने के कारण निधि और माँ सोने चले गए। राजन वहीं बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी। निधि थोड़ा सा घर से बाहर टहलने के लिए निकली। मंदिर देखकर निधि बहुत खुश हो गई। निधि का मन पूजा पाठ में बहुत लगता है। वो आगे भी टहल रही थी तो वो मिसेज माया से टकरा गई। आप मिसेज निधि, राजन की वाइफ, एम आई राइट? या राइट, आई एम मिस्टर राजन्स वाइफ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। दोनों को बातें करते हुए कुछ देर हो गई तो मिसेज माया बोली, मिसेज निधि, अब मुझे लगता है कि आपको घर चले जाना चाहिए। काफ़ी देर हो रही है और इस मोहल्ले में काफ़ी देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। निधि के चेहरे पर अजीब हाव भाव आ गए। उसने माया से पूछा, कैसा खतरा? माया ने कहा कि ये हिमाचल है, यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए ज़्यादा देर तक बाहर रहना या खतरे से खाली नहीं है। तो आप अंदर चली जाइए और कृपया कर रात को खिड़की से बाहर नहीं झाँकिएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि भटकती रूहें भी होती हैं, जिससे आप अपनी सुरक्षा के लिए रात को खिड़की ना खोलें तो अच्छा है, और दरवाज़ा भी ना खोले किसी के लिए। निधि ने मिसेज माया की बात को गंभीरता से लिया और हाँ में सर हिला दिया। दोनों अपने अपने घर चल दी। निधि जब घर पहुंची तो उसने अपनी सास को ये सारी बातें बताई। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर हाव भाव में देखकर कहा, हमें मिसेज माया की बात को ध्यान रखना होगा और रात को ना खिड़की खुलेगी ना दरवाज़ा खुलेगा किसी के लिए भी। काफ़ी रात हो चुकी थी।
सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। निधि मुस्कुराकर राजन के पास गई। उसे यही वक्त सही लगा ये बताने का कि उनकी ज़िंदगी में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। निधि ने राजन का हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुरा दी। राजन भी जैसे समझ गया और मुस्कुराकर उसने हाँ में सिर हिलाया तो निधि ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों एक साथ मुस्कुराए और राजन ने निधि को गले लगा लिया। सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक निधि को महसूस हुआ कि राजन और निधि को कोई घूर रहा है। पर्दे के पीछे उसे दो आंखें दिखाई दी, दो लाल आंखें। एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजन को बताया कि उसने सपने में क्या देखा। राजन ने निधि को संभाला और फिर से उसे सुलाने की कोशिश की। राजन निधि को शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे निधि शांत हो जाती है, पर उसके अंदर डर बहुत बढ़ जाता है। फिर राजन उसे आश्वासन देकर धीरे धीरे सुला देता है। वो गहरी नींद में चली गई। राजन भी सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। राजन को महसूस होता है कि माया उसी के पास लेटी हुई है, उसे ही देख रही है। राजन गहरी नींद में है, फिर भी असहज महसूस करता है। माया राजन के करीब आने लगती है। माया की आंखें सिर्फ राजन को देख रही होती है और राजन की भी आंखें सिर्फ माया को। राजन की सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं। राजन को पसीना आने लगता है। माया राजन के और करीब आ जाती है। अब माया राजन के इतने करीब थी कि वो दोनों एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। और आज राजन को कुछ अजीब आवाज़ भी आ रही थी। ये कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी। माया के मुंह से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ भी ऐसे जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वो कब से पाना चाहती हो। आज उसकी मन की तृप्ति होने वाली हो। राजन नींद से उठना चाह रहा था, पर न जाने क्यों उठ नहीं पा रहा था। माया उसके और करीब, पर गर्दन के पास हाथ फेर उसके अपने अधरों को उसने राजन के गले पर रख दिया। जब माया ने अपने अधरों को राजन के गर्दन से हटाया तो राजन की नींद टूट गई। राजन बहुत असहज महसूस कर रहा था। पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज चल रही थी। उसे अपनी गर्दन पर कुछ दर्द भी महसूस हुआ। अनायास ही राजन का हाथ अपने गले पर चला गया। उसने वापस अपने हाथ को देखा तो हल्का सा खून लगा हुआ था। राजन ये देखकर डर गया। वो एक झटके में उठा और लाइट जलाकर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा कि उसकी गर्दन पर एक घाव बना हुआ है। उसे कभी ये महसूस नहीं हुआ था इतना दर्द। राजन मन ही मन सोचने लगा कि ये घाव उसे कहाँ से हो गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और ये घाव उसे कल से महसूस हो रहा था, पर इतना नहीं था। अचानक ये घाव आज इतना ज़्यादा बढ़ गया था। राजन को थोड़ी ही देर में अपने स्वप्न का स्मरण हुआ तो उसे याद आया कि माया उसके करीब आई थी। उसके गर्दन पर इसी जगह उसने अपने होठ रखे थे। राजन बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या पीहू सही कह रही थी? क्या माया एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है? क्या वो हम लोगों जैसी नहीं है? माया कुछ अलग है। क्या वो मनुष्य ही नहीं, या फिर मनुष्य तो है पर काला जादू इस्तेमाल करती हो कुछ प्राप्त करने के लिए? राजन अपने विचारों के उधेड़-बुन में ही था कि उसने देखा कि निधि की सांसें तेज चल रही है। उसे पसीना आ रहा है। निधि को देखकर यह आभास हो रहा था कि निधि कोई भयानक स्वप्न देख रही है। राजन ने निधि को झकझोरा, परंतु निधि की नींद न टूटी। निधि की सांसें और तेज चलने लगी और अचानक एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि हाँफ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। निधि की आंखों में डर समाया हुआ था। राजन को वो देख रही थी और उसके चेहरे के डर को राजन अच्छी तरह से भांप रहा था। उसने कुछ पूछने से पहले निधि को शांत कराने की कोशिश की। राजन को ये बात याद थी कि निधि गर्भ से है और इस तरह के स्वप्न देखना उसके बच्चे के लिए और उसके लिए हानिकारक है। निधि के शांत हो जाने के बाद राजन ने उससे प्रश्न किया कि निधि, क्या हो गया था? तुम्हें ऐसा क्या देख लिया तुमने? ये प्रश्न सुनते ही निधि ने राजन को गले लगा लिया। अब भी निधि पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कुछ समय बीतने के पश्चात जब निधि शांत हुई तब उसने राजन को बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। राजन, मैंने सपने में देखा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। मैं उसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कौन हो तुम? पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे उसके पास आने पर वो कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज़, और बहुत बदबू भी आ रही थी जैसे खून हो। इसलिए मैंने आगे जाकर देखने का सोचा। सपने में मुझे लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ सामने हो रहा हो।
राजन ने निधि को शांत किया और पूछा, आगे क्या हुआ? निधि ने बताना शुरू किया कि आगे उसने देखा कि वो उसकी तरफ बढ़ रही थी तो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, गहरी काली अमावस्या की तरह। आंखों में जैसे पुतली ही नहीं थी, पूरी आंखें काली थी। होठों पर लाल लाल खून लगा हुआ था जो टपक रहा था। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से कुछ काली स्याही जैसा गिर रहा था। काले घने बाल उसके हवा में लहरा रहे थे। उसके एक हाथ में एक बच्चे का धड़ और दूसरे हाथ में बच्चे का सिर था और वो उसे चबा चबा कर खा रही थी। राजन को ये सब सुनकर बहुत अजीब भी लगा और बहुत डर भी लग गया, क्योंकि राजन भी कोई सामान्य नींद नहीं ले रहा था। राजन को भी अजीबोगरीब सपने आते थे जब से वो इस घर में आया था। राजन ने निधि से पूछा कि उसने जिस लड़की को देखा, क्या वो माया जैसी दिखती है जिससे वो बात कर रही थी? नहीं, वो मिसेस माया नहीं थी, वो कोई और ही थी। उसे मैंने आज तक नहीं देखा। अनायास ही राजन के मुंह से पीहू का नाम निकल गया। उसने कहा कि पीहू सही कह रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि माया कोई सामान्य औरत नहीं है। शायद वो काले जादू का इस्तेमाल कर रही है या किसी ने इस घर पर कुछ किया हुआ है। जब से आया हूँ यहाँ एक सुकून की रात नहीं बीती। पीहू का नाम सुनकर निधि ने राजन से पूछा कि पीहू कौन है? राजन ने बताया, हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर एंड मिसेस खुराना, उन्हीं की बेटी। निधि मन ही मन सोचने लगी कि राजन किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन मिस्टर एंड मिसेस खुराना? किनकी बेटी? कौन पीहू? अब तक मैं उनसे मिली नहीं। राजन और निधि दोनों की आंखों में अब नींद कोसों दूर थी। देखते ही देखते सुबह हो गई और राजन सुबह फ्रेश होकर अपने काम करने लगा और निधि भी किचन में लग गई। इधर राजन ने भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। नाश्ता कर राजन ऑफिस चला गया। यहाँ निधि घर पर अकेली हो गई। माँ तो साथ है पर बुजुर्ग है, थकान भी जल्दी हो जाती है और नींद भी जल्दी आ जाती है। वो माँ को देखकर उनका सारा काम करके फुर्सत में बैठी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने दरवाज़ा खोला तो सामने मिसेस माया खड़ी थी। अरे आप? माया जी आइए आइए, मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। आप ही तो हैं तो कुछ बातें हो जाती हैं। मिसेस माया भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। कहने लगी, आपके आने से मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, मुझे भी बात करने के लिए कोई मिल गया। दोनों हंसने लगे और चाय बनाने के लिए निधि चली गई। वो चाय बनाकर लाई तो दोनों में बातें शुरू हो गई। हम तो यहाँ नए नए हैं, आपको यहाँ आए हुए कितना वक्त हो गया है? मुझे करीब 2 साल हो गए। काफ़ी वक्त हो गया है आपको यहाँ। आपके हस्बैंड कहाँ हैं और वो क्या करते हैं? मेरे पति भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और हम लोग कुछ इसी तरह की जगह पर जाते हैं जहाँ पर थोड़े से हमने कुछ अफवाहें सुनी हो या यहाँ पर कुछ है। निधि ने पूछा, इसका मतलब आपने इस जगह के बारे में कुछ सुना है? और आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति को भानगढ़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफ़र आया तो वो चले गए। उन्होंने कहा कि भानगढ़ बहुत बड़ी जगह है और इससे अच्छा ऑफ़र उन्हें नहीं मिल सकता। अरे भानगढ़ तो वही ना जो राजस्थान में है, वही कोई भूतिया जगह जहाँ पे कोई राजकुमारी रत्नावती और किसी तांत्रिक की आत्मा है। सुनने में तो यही आता है पर सच क्या है ये नहीं पता। वहाँ पर अभिलेखागार वालों ने भी एक बोर्ड लगाया है कि शाम के वक्त वहाँ रुकना मना है। सुबह से शाम तक आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने के बीच में, और उसके बाद वहाँ पर आपको रुकने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और आपकी जान का कोई जिम्मेदार नहीं रहता, और वहाँ रुकना भी एक क्राइम जैसा है। निधि रोमांचित होते हुए कहती है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप लोग को डर नहीं लगता? डर तो लगता है, डर किसे नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों यह आकर्षक भी लगता है। हाँ ये तो है। और बताइए इस जगह के बारे में कुछ। क्या बताऊँ, और ज़्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूम ही पाई हूँ। मेरे आने के कुछ ही महीनों बाद इन्हें वो ऑफ़र आ गया था और ये यहाँ से चले गए। यहाँ पर मेरा भी काम बहुत है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता बाहर घूमने फिरने का, तो यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, हमारे बगल में कोई पीहू नाम की लड़की रहती है, आप उसे जानती हैं? मैंने इनके मुंह से उसका नाम सुना था। पीहू? आपके बगल में? आपके बगल में तो क्या, आपके पूरे मोहल्ले में पीहू नाम की कोई लड़की नहीं रहती, और आपके बगल में तो कोई रहता ही नहीं। आपके बगल वाला घर तो कब से सुनसान पड़ा है, वहाँ हमेशा ताला लगा रहता है। अच्छा, तो ये किस पीहू के बारे में बात कर रहे थे? ये तो यही कह रहे थे कि हमारे बगल में रहती है। कुछ देर बातें करने के बाद माया वहाँ से चली गई। काम करके और अपनी माँ के साथ समय बिताकर
निधि को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और राजन के घर आने का समय हो गया। राजन के आने से कुछ देर पहले ही निधि ने राजन के लिए नाश्ता तैयार किया और चाय बनाकर रख दी थी। राजन आए तो सबने साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी। आपस में कुछ बातें होने लगी। बातों बातों में ही निधि ने राजन को बताया कि माया जी आई थी। हम दोनों के बीच काफ़ी बातें हुई। माया का नाम सुनते ही राजन को मन ही मन गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर ना होने दी और मन ही मन सोचने लगा कि क्या चाहती है माया जी, क्यों पीछे पड़ी है हम लोगों के। राजन ने इतना मन में चलते हुए भी निधि को कोई एहसास नहीं होने दिया और मुस्कुराकर निधि को देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद निधि ने राजन से कहा, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। राजन ने निधि से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। निधि ने कहा कि माया जी अपना कुछ सामान भूल गई हैं, वही उनको लौटाने जा रही हूँ, और वो मुस्कुराकर चली गई। राजन निधि को रोकना चाह रहा था, पर न जाने क्यों रोक न पाया। वो निधि को माया जी के घर में जाते हुए देख रहा था। निधि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माया जी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। अरे निधि जी, आप आइए आइए। निधि माया के घर में दाखिल होती है। देखती है कि माया के घर में काफ़ी अंधेरा है। मोमबत्तियाँ जल रही हैं, भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं, कई सारी किताबें रखी हुई हैं। घर सलीके से रखा हुआ सजा हुआ है। अनायास ही निधि के मुंह से निकल गया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है माया जी। माया ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। बैठिए निधि जी। निधि बैठ जाती है और माया को उसका सामान दे देती है। दोनों में बातें होने लगती है। कुछ देर बात होने के बाद माया निधि से कहती है, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। काफ़ी देर हो रही है और शाम का वक्त यहाँ पर सही नहीं है। निधि माया की बात से सहमत हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। राजन घर पर ही इधर उधर बेचैन होकर चल रहा था। अब तक 3 घंटे हो गए, काफ़ी अंधेरा हो गया था। राजन माया के घर की ओर चल दिया। आखिर कहाँ रह गई थी निधि? वो घर क्यों नहीं पहुँची? क्या माया को लेकर राजन के मन में जो शक था वो सही था? क्या माया ने ही निधि के साथ कुछ कर दिया था? ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।